देखिए स्टूडेंट्स, कल लास्ट वीडियो तक हम पढ़ चुके थे उत्तल तथा अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज हैं, उनसे जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो अगर वस्तु को हम कहीं पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं। हमने सेकेंड लास्ट वीडियो में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना भी सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि उत्तल या अवतल लेंस से जब प्रतिबिंब निर्माण होता है तो उस प्रतिबिंब निर्माण के द्वारा हम लेंस सूत्र का निगमन कैसे कर सकते हैं। निगमन मतलब कि हम लेंस सूत्र को कैसे बना सकते हैं प्रतिबिंब निर्माण के द्वारा। तो यहां से मैं आपको डायग्राम तो दोनों के बता चुका हूं, उत्तल दर्पण से उत्तल लेंस से और अवतल लेंस दोनों से प्रतिबिंब निर्माण के किरण चित्र हम देख चुके हैं। रे डायग्राम बोलते हैं इनको। और आज मैं आपको उत्तल लेंस से और अवतल लेंस दोनों से ही किस तरह से हम लेंस सूत्र प्राप्त करके उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस से लेंस सूत्र। उत्तल लेंस से लेंस सूत्र। अब ये जो लेंस सूत्र हम डिराइव करेंगे उत्तल लेंस से, सेम ऐसे का ऐसा एज इट इज जो अवतल लेंस में भी काम में लिया जाएगा। जैसे हमने दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए मैंने आपको दर्पण जब पढ़ाया था वहां पर दर्पण सूत्र में त्रिभुज वाला बताया था कि ये जो रे डायग्राम होते हैं इनमें हम समरूपता नियम को ज्यादा लेते हैं, त्रिभुजों की समरूपता देखते हैं और उस आधार पर हम क्या निकालते हैं कि इनमें तुलनात्मक अध्ययन करके हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं U, V एंड F। तो इसके लिए सेकंड हेडिंग क्या बना सकते हैं कि किसी दिए गए उत्तल लेंस के लिए U, V तथा F में संबंध ज्ञात कीजिए। लेंस सूत्र को ही U, V, F में संबंध बोलते हैं और दर्पण सूत्र को दर्पण के लिए U, V, F में संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं इस पे बता रहा हूं आपको उत्तल लेंस पे। तो देखो एक उत्तल लेंस बना रहे हैं, यहां पे मान लो एक ये उत्तल लेंस है, पतला उत्तल लेंस, ज्यादा मोटा नहीं लेंगे क्योंकि मैंने आपको लेंस मेकर सूत्र बताया था वो पतले लेंस से अपवर्तन, वो लेंस मेकर सूत्र बनाने बताया था जिसका फॉर्मूला क्या आया था। फॉर्मूला था 1/f is equals to mu minus 1 into में 1/r1 minus 1/r2। ये पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र था। क्लियर। अब यहां से देखो पतला उत्तल लेंस लेते हैं AB। इस उत्तल लेंस पर ये मुख्य अक्ष ले लेते हैं और ये इसका प्रकाशीय केंद्र से होते हुए जाने वाली सीधा इसका लीनियर एपर्चर ले लेते हैं। ये प्रकाशीय केंद्र है O, ये इसकी मुख्य अक्ष है। इस उत्तल लेंस के सामने कहीं पर भी हम एक वस्तु रखते हैं, एक वस्तु रखेंगे, मान लो एक वस्तु है PQ, वो यहाँ पे रखी हुई है। एक वस्तु PQ को लेंस के सामने हमने रखा है। इस उत्तल लेंस से इस वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमें दूरियां पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो वस्तु को इसके सामने रखा है तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। तो प्रकाशीय केंद्र से दूरी कितनी आएगी, स्मॉल u। यहां से प्रतिबिंब निर्माण के लिए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, प्राथमिक मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस कहां पे मान लेते हैं, यहां पे मुख्य फोकस है तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई अपवर्तित होती है। क्लियर। दूसरी, यदि हम प्रकाश किरण को प्रकाशीय केंद्र से गुजारे तो वो बिना विचलित हुए सीधी ही गुजर जाती है। एक प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होती हुई जाती है तो बिना विचलित हुई सीधी ही गुजर जाती है और जहां पर ये दोनों अपवर्तित किरणें मिलती हैं वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो इस मुख्य अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इस स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, P' Q'। ये बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिया जाता है, स्मॉल v से। ये प्रतिबिंब की दूरी होगी और u आ गया हमारे पास, v आ गया। तीसरा किसमें संबंध बनाना है, f में। तो f क्या होती है, इस लेंस की फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। ये हो गई। अब जैसे मैंने आपको दर्पण सूत्र डिराइव करके बताया था कि दर्पण सूत्र में त्रिभुजों का खेल होता है। आप त्रिभुजों में समरूपता नियम देखो, और ज्यादातर त्रिभुज में tan लगता है क्योंकि जो कर्ण होता है त्रिभुज का, कर्ण मतलब ये जो आपतित और अपवर्तित किरण दे रखी है, इन किरणों को नहीं लिया जाता क्योंकि इनकी लंबाइयां हमें पता नहीं होती। लंब को क्यों लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन होता है, और आधार इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसकी दूरी हमें पता होती है। और ठीक है, ये सारी बातें हो गई।
चिन्ह परिपाटी के साथ में इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के बिना अगर हम सोल्व करेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं, और सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो अब यहां पर देखते हैं हम समरूपता लगाएंगे, कितने त्रिभुजों में समरूपता लगाएंगे। तो समरूपता लगाने के लिए हमें मिनिमम 2 त्रिभुज चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं OPQ, ये वाला त्रिभुज मैं इसको देखो नंबरिंग कर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको समझने में सहूलियत रहे, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है नंबर 1, ये रफली, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो तो पेंसिल से लिख के और इरेज कर देना इसको बाद में। ये त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण है, ये तो 90 होगा। अब इसके समरूप त्रिभुज कौन सा होगा, जिसके 2 गुण समान हो। तो ये वाला कोण कौन से कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण क्या होगा, 90। तो OPQ नंबर 1, OP' नंबर 2, इस त्रिभुज के क्या है ये समरूप। तो इन फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या लगा सकते हैं, समरूपता। ध्यान रखना सेकंड लिखा है तो ये वाला त्रिभुज नहीं, ये जो टेढ़ा सा है पूरा त्रिभुज है, समकोण, ठीक है, समकोण की बात करेंगे। तीसरा त्रिभुज देखो, मान लेते हैं कि ये प्रकाश में कौन से बिंदु पर आपतित होती है, M बिंदु पर आपतित होती है। यहाँ पर ये M बिंदु है, MOF 3 नंबर त्रिभुज ये रहा, और ये कोण है, इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये दोनों कोण बराबर होने से ये बराबर, ये 90 लंब होगा, तो ये भी 90, तो ये चौथा त्रिभुज मान लो, छोटे वाला ये 4 नंबर त्रिभुज। तो पहला और दूसरे में समरूपता लगा दो, तीसरे और चौथे में समरूपता लगा दो, और इसको सॉल्व कर लो। जैसे एज इट इज हमने दर्पण में सोल्व किया था, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा, वही मेथड, वही पैटर्न, वही ट्रेंड जैसे चलना था, सेम वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम समरूपता लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से त्रिभुज में। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OP', में। लेकिन उससे पहले हम कुछ दूरियां लिख लेते हैं। जब भी हमने दूरियां निकाली तो यहाँ पर सबसे पहले क्या थी, OP। देखो O से लेके P तक की दूरी OP इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी है, U, लेकिन प्लस होगी माइनस, क्योंकि अगर इसको मूल बिंदु माने तो मूल बिंदु के इस साइड मापी गई दूरियां, मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां नेगेटिव, तो ये हो जाएगी -U। OF इज इक्वल्स टू F, स्मॉल f, लेकिन इसमें आएगी प्लस में, और OP' आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, प्लस में B। ये तीनों दूरियां लिखी हमने, ये बिंब की दूरी है, यहाँ पे लाइन लिख देना, ये फोकस दूरी, और ये क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी। अब हम बात करेंगे त्रिभुज में, तो इसके नीचे चलते हैं, ये फर्स्ट हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OP', देखो त्रिभुज नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 दोनों में करते हैं। इन दोनों में करेंगे तो हम समरूपता दिखाने के लिए कोण कौन सा है, इसमें देखो कोण OPQ, बराबर है कोण OP', क्योंकि दोनों क्या है, समकोण OP', और यहाँ पे रीजन दे देना क्या, समकोण। आगे इसके बाद में हम देखते हैं ये वाला कोण POQ, कोण POQ इज इक्वल्स टू कोण P'OQ', ये दोनों कौन से हो जाएंगे, समूह कोण, ठीक है। ये इस तरह से कर देते हैं हम, ये दोनों होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहां पर हम लाइन लिख देंगे, अतः त्रिभुज, देखना इसको डायग्राम में थोड़ा सा, अतः त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OP', ये ऐसे मतलब इसको ऐसे कर दो, इसका मतलब क्या है, दोनों सिमिलर होने पर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो संगत भुजा कौन सी है, देखो OP की संगत भुजा कौन सी होगी, OP'। ध्यान देना सभी दूरियां कहां से नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, तो OP बटे में OP', तो ये हो जाएगा OP अपॉन में OP' इज इक्वल्स टू PQ अपॉन में P', PQ अपॉन में P', उसको ले लोगे समीकरण नंबर E। क्लियर, ये दो बात होगी फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल में। अब हम करेंगे कौन से में, समरूपता वो थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड में लगाते हैं, यहां से ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल FOM व ट्रायंगल कौन सा
एफ ओ एम के बाद में एफ पी डैश क्यू डैश, एफ पी डैश क्यू डैश में इन दोनों में हम बात करें, ये यहां से देखो पहले ये है फिर ये फिर ये फिर इसके बाद ये, इन दोनों में बात करें तो देखो आप कर देना क्योंकि ये बहुत इजी है। एंगल एफ ओ एम, एंगल एफ ओ एम इज इक्वल्स टू होगा एंगल कौन सा, एफ ओ एम है तो एफ पी डैश क्यू डैश, एफ पी डैश क्यू डैश, आगे रीजन क्या दोगे वही 90 डिग्री संपूर्ण वाला रीजन आएगा। फिर ओ एफ एम, एंगल ओ एफ एम इज इक्वल्स टू एंगल पी डैश एफ क्यू डैश, पी डैश एफ क्यू डैश, ये दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल है, क्या होंगे रीजन समूह कोण, समूह कोण होंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे समरूप त्रिभुज, अतः त्रिभुज एफ ओ एम सिमिलर होगा त्रिभुज एफ पी डैश क्यू डैश, सिमिलर हो गया तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर, तो संगत भुजा कौन सी है ओ एफ अपॉन में एफ पी डैश, ना कि इधर से पी डैश एफ नहीं लेनी है क्योंकि दूरी हमेशा किधर से मापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, तो ओ एफ अपॉन में एफ पी डैश, एफ पी डैश इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन में पी डैश क्यू डैश, ओ एम अपॉन में पी डैश क्यू डैश, ये आ गया। अब यहां से एक चीज देखना, ओ एम है ये दो समांतर भुजाएं, दो समांतर रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है, तो ओ एम की वैल्यू किसके इक्वल होगी पी क्यू के इक्वल, तो यहां से हम लिख देंगे चूंकि ओ एम इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब ओ एम की जगह पी क्यू वैल्यू इसमें पुट कर दें, इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बन के आएगी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगी ओ एफ अपॉन में एफ पी डैश, एफ पी डैश इज इक्वल्स टू ओ एम की जगह आएगा पी क्यू अपॉन में नीचे क्या आएगा पी डैश क्यू डैश, ये आएगा पी डैश क्यू डैश इक्वेशन नंबर 2। अब हमने दोनों त्रिभुजों की तुलना करके दूसरी इक्वेशन बनानी, तो फर्स्ट और सेकंड से ये वाली आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और थर्ड और फोर्थ से क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और 2 में देखो PQ अपॉन P डैश Q डैश, और यहां पर भी PQ अपॉन P डैश Q डैश, इसकी वैल्यू दोनों की इक्वल कर दें, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से दोनों को इक्वल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहां से आएगी OP अपॉन OP डैश, तो ये हो जाएगी OP अपॉन में OP डैश इज इक्वल्स टू OF अपॉन में FP डैश, ये हमारा फाइनल समीकरण बन के आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसको आगे सोल्व करने के लिए जैसे मैंने दर्पण सूत्र में आपको बताया था कि इनकी वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज कहां से पुट करेंगे, जैसे OP की वैल्यू है तो OP की वैल्यू क्या होगी -u वहां पे, फिर OP डैश की वैल्यू क्या होगी OP डैश प्लस v, ये वैल्यू वहां पुट हो जाएगी, फिर OF की वैल्यू कितनी होगी, OF की वैल्यू कितनी है, OF कहां है, ये रहा OF कितना होगा f, ये वैल्यू यहां पे पुट हो जाएगी, और फिर FP डैश, FP डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही यहां से FP डैश, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, OF की वैल्यू f हो जाएगी और FP डैश की वैल्यू टोटल में से इसको माइनस करके वहां पे पुट करोगे, पुट करने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जब इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या बन के आएगी, लेंथ से फॉर्मूला बन के आएगी। जैसे इसको आगे सोल्व करते हैं, आप ट्राई करो, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में तब तक मैं बोर्ड रफ करूं, तब तक आप इसको ट्राई करो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि इस तरह से करते हैं। इसी इक्वेशन की वैल्यू पुट करके मैं आगे सोल्व करूंगा, तो आप देखना, इसको ट्राई करना, खुद भी करो। अब देखना स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं किसकी, OP की वैल्यू पुट करते हैं। OP की वैल्यू कितनी थी, यहां से देख लो, OP की वैल्यू थी -u, ये वैल्यू पुट हो जाएगी तो यहां पे आ जाएगी माइनस में u अपॉन OP डैश, OP डैश की वैल्यू आएगी प्लस में v, तो ये वैल्यू होगी प्लस में v इज इक्वल्स टू OF, क्या है OF, इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल
एफ, तो प्लस में एफ अपॉन में एफ पी डैश, एफ पी डैश। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करने के लिए ये वाली वैल्यू है, इसमें से किसको माइनस कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। अब ये एफ पी डैश है, इसको ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे चूंकि एफ पी डैश क्या होगी, देखो एफ पी डैश होगी वो ओपी डैश में से अगर ओएफ माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी ना, तो ये हो जाएगी ओपी डैश माइनस ओएफ। ओपी डैश की वैल्यू कितनी है विद साइन वी, और ओएफ की वैल्यू कितनी है एफ, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एफ, ओपी डैश हो जाएगी वी माइनस में एफ। क्लियर? इस साइड जोड़िए तो क्या आएगी धनात्मक, तो प्लस पुट कर दो वैल्यू, पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या बन जाएगी यहां से, ये बन जाएगी माइनस u अपॉन v इज इक्वल्स टू f अपॉन में v माइनस f। अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से इसको इससे करो तो माइनस में uv माइनस माइनस प्लस u इंटू f इज इक्वल्स टू u को f से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा v को f से करेंगे fv। ये इक्वेशन बन पे आ रही है भाई। इस इक्वेशन से हमें लेंस वेक्टर लेंस फार्मूला डेराइव करना है, तो इस इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर देंगे? u v f से डिवाइड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो इनमें से कॉमन निकाल लो। दो तरीके बताए थे मैंने, या तो इस पूरी इक्वेशन को u v f से डिवाइड कर दो, क्योंकि आप LHS में u v f से डिवाइड करोगे तो RHS में भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखो करते हैं, तो इसको u v f से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा यहां से, ये बन जाएगा माइनस uv अपॉन में uvf, ठीक है, इस इक्वेशन को प्लस में uf अपॉन में uvf इज इक्वल्स टू fv अपॉन में uvf। यहां से देखो uv से uv कैंसिल हो गया तो माइनस 1 अपॉन f बच गया, फिर u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, तो क्या बच रहा है यहां पे, ये बच रहा है माइनस में 1 अपॉन f इज इक्वल प्लस ये क्या बच रहा है 1 अपॉन v, ये बच रहा है 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू इधर क्या बच रहा है 1 अपॉन u। अब इस माइनस वाले को हटाना है तो ये माइनस वाला है उधर जाके इसका हो जाएगा प्लस का, और इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा 1 अपॉन v माइनस इधर आके 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू ये उधर जाके 1 अपॉन f, और यही लेंस फार्मूला है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो लेंस फार्मूला आ गया, ये क्या होता है लेंस सूत्र। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखना यहाँ पे जब दर्पण सूत्र डिराइव करते हैं तो उसमें ये इक्वेशन थोड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, f स्क्वायर की फॉर्म में आता है, लेकिन लेंस में बहुत इजी। लेंस में इतनी वैल्यू ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तीन वैल्यू तो सीधी सीधी है और एक वैल्यू थोड़ी सी उसको माइनस करके पुट करनी है, बाकी ये सोल्व करके ये बन जाएगा। इसका दूसरा तरीका बताता हूं, मान लो आप यूवीएफ से भाग नहीं करो, यूवीएफ से भाग, यहां पे तो भाग किया है तब आए। अब इसी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड नहीं करो तो कैसे सोल्व करना है आपको, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, u कॉमन ले लो, u कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहां से, मैं इधर बता रहा हूं, u आ गया कॉमन तो ये बचेगा माइनस v प्लस में f इज इक्वल्स टू उधर क्या आ जाएगा f v। क्लियर? अब आपको करना है क्या, ये u है, इधर इसको इधर लाओगे तो ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये f v गुणा में है तो इधर आएगा तो ये किसमें आ जाएगा, ये भी डिवाइड में। इसको तो इधर ले लो, उसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा माइनस v प्लस f अपॉन में f v इज इक्वल्स टू, और उधर जाके हो जाएगा 1 अपॉन u, क्योंकि पहले u को ले जाओगे तो इसके नीचे u आएगा और फिर f v इधर ले आओगे। अब क्या करो, अलग अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो v को f v से करोगे तो माइनस 1 अपॉन f प्लस f को f से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। यही वाली इक्वेशन सेम, इसको क्या करना है 1 अपॉन u को तो इधर ले आओ, 1 अपॉन f को उधर ले जाओ तो फार्मूला बन के आएगा हमारा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू f, और यही कौन सा फार्मूला है हमारा लेंस फार्मूला। तो इस तरीके से हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के द्वारा हम क्या बना सकते हैं, लेंस सूत्र डिराइव कर सकते हैं। तो ये लेंस फार्मूला है, और दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र में यहां क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लेंस सूत्र हमारा डिराइव हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। देखो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट।
कि किसी भी व्यक्ति को प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बना सकती है। तो आप जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा समझ में आएगा, उतना ही ज्यादा आपकी इसको सोचने, इसको करने की जो क्षमता है आपकी मेमोरी उसमें इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज बढ़ेगी कि आप किस तरह से इसको सोच सकते हो। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम सोल्व करेंगे। तो आगे सबसे पहले हम एक टॉपिक देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे दर्पण में पढ़ा था ना रेखीय आवर्धन, वैसे ही लेंस में भी आवर्धन काम में आता है, क्योंकि आवर्धन किसको डिनोट करता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिंब से कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है, तो वो आवर्धन को डिनोट करती है। तो इसमें भी वो होती है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में प्रतिबिंब निर्माण पढ़े थे, तो उसी बेसिस पे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैग्निफिकेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्निफिकेशन। देखना स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इन लेंसेज। लेंसेज में रेखिक आवर्धन कैसे होता है। तो रेखिक आवर्धन की डेफिनेशन मैंने आपको दर्पण में बताई थी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखिक आवर्धन कहलाता है। पहली बात डेफिनेशन। तो आवर्धन की डेफिनेशन क्या होगी, आवर्धन को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से लिखते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, इन दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, रेखिक आवर्धन कहलाता है। इसको चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, दोनों में यही फॉर्मूला होगा। अब हम एक बात करते हैं उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस से एक वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो प्रतिबिंब निर्माण हमने पढ़ा है, इस तरीके से प्रतिबिंब बन गया, जिसमें बिंब की दूरी है u और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि जो वस्तु है इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h1, ये वस्तु की ऊंचाई है h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं h2, ये मान लिया हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो इस आधार पर अगर हम आवर्धन का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। तो इसका मतलब m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 अपॉन में और बिंब की ऊंचाई कितनी है h1। ये किसका फॉर्मूला आ रहा है, रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर, ये तो है सिंपल फॉर्मूला ऊंचाइयों का अनुपात। जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो उस कंडीशन में, ऊंचाई की कंडीशन में हम साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे। यहाँ पे साइन कन्वेंशन कब यूज किया जाता है, जब हम त्रिभुजों की तुलना करते हैं और दूरियां मापी जाती है, तो उस कंडीशन में हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यहां पर हम साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। अब हमें इस h2 अपॉन h1 को u और v की फॉर्म में बनाना है कि आवर्धन का फॉर्मूला u और v की फॉर्म में कैसे लेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुजों की तुलना करते हैं, वही समरूपता। तो देखो त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2, क्योंकि त्रिभुज 1 में बिंब की ऊंचाई h1 आ रही है और त्रिभुज 2 में प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 आ रही है, इसका मतलब काम चल जाएगा। तो इन दोनों में तुलना करते हैं तो समरूपता, जो मैं अभी आपको लेंस उत्तर बनाना बताया था उसमें बता चुका हूं किस तरह से तुलना करेंगे, क्योंकि दोनों समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो दोनों का बराबर कर देते हैं। तो संगत भुजा कौन सी है, इसके संगत देखो PQ के संगत कौन सी है, P डैश Q डैश। तो कर देते हैं यहाँ पे PQ अपॉन में P डैश Q डैश इज इक्वल्स टू OP अपॉन में OP डैश, OP अपॉन में OP डैश। ये आ गया। अब यहां पर तुलना करने के बाद में, जब त्रिभुजों की तुलना करते हैं तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे ये त्रिभुज की तुलना से है, त्रिभुज की समरूपता से। यहां से समरूप त्रिभुजों की तुलना करने पर अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो PQ की जगह क्या पुट करेंगे, देखो अब यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुजों की तुलना हुई है तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है ना h1, तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में h1, ये प्लस में लिखेंगे अपॉन में प्रतिबिंब की ऊंचाई P डैश Q डैश, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां नेगेटिव, तो मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी माइनस में h2 इज इक्वल टू OP, O से P तक की दूरी u, लेकिन विपरीत दिशा में तो माइनस u, ये हो जाएगी माइनस में u, प्लस में अपॉन में ये कितना आ जाएगा, प्लस में v। ये आ रहा है रेखिक आवर्धन बन के। तो यहां से आवर्धन का फॉर्मूला बनाएंगे तो कितना बन जाएगा, माइनस में h1 अपॉन h2, क्योंकि माइनस बाहर जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस u अपॉन में v। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, हमें आवर्धन का फॉर्मूला बनाना है। तो ये तो बिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको पलट कर लिखें, तो इसको लिख देते हैं हम h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू v अपॉन u, और h2 अपॉन h1
एक्स1 को हम क्या पुट कर सकते हैं m, क्योंकि ये तो आवर्धन होता है। तो m इक्वल्स टू कितना आ रहा है, m इक्वल्स टू आ रहा है v अपॉन u, ये आ रही है लेंस की आवर्धन। जब हम लेंस की बात करते हैं तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल्स टू v अपॉन u। यही आवर्धन मैं आपको दर्पण के लिए बताता हूं। तो दर्पण के लिए जो आवर्धन निकल के आया था, दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला वो था माइनस में v अपॉन u। ध्यान में रखना, जब हम दर्पण की बात करते हैं तो नेगेटिव आता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, लेकिन लेंस की बात करते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव, m इक्वल्स टू v अपॉन u। यहां पर भी चाहे आप उत्तल लेंस की बात करो या अवतल लेंस की बात करो, दोनों में पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? एक बात, फॉर्मूला दोनों का देख लेना, यहाँ पे एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस, वो माइनस का डिफरेंस है। तो ये तो बात किससे हुई, उत्तल लेंस से। अब हम बात करें अवतल लेंस से, तो चलो उत्तल की जगह अवतल बना के देखते हैं, और अवतल लेंस से किस तरह से हम निकालते हैं ये आवर्धन। तो यहां पर मैं आपको उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस बता रहा हूं, तब तक कि आप अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण बना के देखिए, क्योंकि अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण मैं आपको बता चुका हूं। तो अवतल लेंस की बात करेंगे कि उससे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा, क्योंकि आवर्धन है वो चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला तो ये रहेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई। चलिए डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं यहां पर अवतल लेंस में। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो किनारों से मोटा व बीच में से पतला। तो अवतल लेंस बनाते हैं, ये एक अवतल लेंस ले लेते हैं इस तरह से, अवतल लेंस को नेमिंग कर देते हैं AB। ये इसका वक्रता के बोल लेते हैं, ये मुख्य अक्ष है, ये इसका मान लेते हैं क्या, प्रकाशीय केंद्र। इस अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है, ये एक वस्तु रखी है हमने PQ। इस PQ वस्तु से प्रकाश किरण जाएगी, वो कहां से जा रही है, एक तो जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। जबकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो ये तो फैलाएगा। तो ये प्रकाश किरण किधर जाएगी, ये इधर जाएगी, अपवर्तित होकर, तो इधर जाएगी और इस प्रकार जाएगी कि ये हमें दिखेगी कि मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। तो मुख्य फोकस पहली पृष्ठ का होता है, पहली पृष्ठ का फोकस तो इधर ही होगा, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये मुख्य फोकस मान लेते हैं यहां से, तो यहां से ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण, एक प्रकाश किरण को यदि प्रकाशीय केंद्र पर आपतित करें तो वो सीधी ही गुजर जाती है। तो ये क्या, ये दोनों अपवर्तित किरणें कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो जब ये नहीं मिल सकती तो इनको विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे, तो विपरीत दिशा में जिस बिंदु पर मिलती है इधर, तो उस बिंदु पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब P डैश Q डैश। अब क्या करें, मान लो ये वस्तु है, तो इसकी ऊंचाई को हम कितना मान लेते हैं h1, और प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये छोटा सा, इसकी ऊंचाई को हम कितना मान लेते हैं, यहाँ पे h2 ले लेते हैं, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अब देखो त्रिभुज लेते हैं ये OPQ, क्योंकि ये वाला कोण रहेगा, और OP डैश Q डैश में भी यही कोण रहेगा, दोनों सेम है। तो दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बिंब की ऊंचाई भी चाहिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए। तो देखो त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OP डैश Q डैश में तुलना, इन दोनों में तुलना करेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप आएंगे। क्यों, क्योंकि कोण OPQ, ये समकोण है OPQ, बराबर होगा कोण OP डैश Q डैश के, OP डैश Q डैश 90 समकोण वाला सिस्टम है। और दूसरा POQ, कोण POQ बराबर होगा कोण P डैश O Q डैश, P डैश O Q डैश, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, बराबर कोण। तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, और समरूप त्रिभुजों की समरूपता से लगाएंगे, तो समरूपता से क्या होगी, ये हो जाएगा PQ अपॉन में P डैश Q डैश इज इक्वल्स टू OP अपॉन में OP डैश, यार सेम। अब यहां पे हम करें तो कैसे करेंगे, देखना यहां तक तो ठीक है समरूपता से, नीचे वाला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला करके देखेंगे तो अब अवतल के लिए करेंगे। तो अवतल के लिए किस तरह से निकालेंगे, अवतल लेंस में अगर हम बात करें अवतल लेंस में, तो यहां से देखो बिंब की दूरी को कितना लिखते हैं U, और प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं V से। तो चलो बिंब की दूरी कितनी है PQ, तो PQ देखो ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, तो प्लस में h1 अपॉन में अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब में क्या है, इसमें भी ऊपर ही है, ऊपर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी h2, ये भी प्लस की आएगी, तो P डैश Q डैश आएगी वो प्लस में h2 इज इक्वल्स टू OP, इधर मापी गई दूरियां तो इधर ही मापी गई दूरियां
माइनस यू, ये लो माइनस में यू अपॉन में, और प्रतिबिंब की भी उधर है तो ये भी क्या जाएगी माइनस में वी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो यह जाएगा h1 अपॉन में h2 इक्वल्स टू u अपॉन v। हमें क्या करना है, उल्टा पलटना है आवर्धन के लिए, तो ये लो h2 अपॉन में h1 इक्वल्स टू v अपॉन u, और इसी को हम लिखेंगे m, ये आवर्धन, तो m इक्वल्स टू कितना आ रहा है v अपॉन u। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, चाहे आप अवतल लेंस से निकालो चाहे उत्तल लेंस से निकालो, आपका आवर्धन क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, m इक्वल टू सॉरी पॉजिटिव नहीं, m की वैल्यू आएगी v अपॉन u, इससे लेंस से, चाहे वो कोई भी लेंस हो, और दर्पण चाहे वो कोई भी दर्पण हो, आवर्धन होगा माइनस v अपॉन u। ये होती है कंडीशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ भी चुके होंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताया मैंने, दर्पण भी बताया आपको, आई बटन में यहाँ पे देखना, आई बटन में जाके देखना, दर्पण वाला वो वीडियो मैंने डाल दिया, वहां पर आप दर्पण की आवर्धन को डिटेल से समझ सकते हो अच्छे से, और यहाँ पर लेंस, दोनों की आवर्धन समझना, दोनों में गलतियां मत करना, ये बहुत इजीली बताया मैंने। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, कि इसमें अब हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि प्रतिबिंब तो अलग अलग टाइप के बनते हैं, आभासी भी बनता है वास्तविक भी बनता है। तो एक बात याद रखना, मैंने दर्पण में आपको बताया था कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बने तो आवर्धन नेगेटिव लेंगे। यदि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बने वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, तो m की वैल्यू क्या लोगे, ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान में रखना। यहां से आप परफेक्टली पता लगा सकते हो, यदि आवर्धन नेगेटिव आ रही है, न्यूमेरिकल के हिसाब से बता रहा हूं, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आवर्धन की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, उसका मतलब आप श्योर हो जाना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा ही बनेगा। क्लियर है। यदि आपका प्रतिबिंब बन रहा है आभासी सीधा, आभासी और सीधा, तो एग्जैक्ट श्योर हो जाना कि आवर्धन की वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। यदि आपका आवर्धन पॉजिटिव आ रहा है तो आपका प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनेगा, ये आप श्योर हो सकते हो। यही दर्पण के लिए लागू होता है और यही लेंस के लिए लागू होता है, दोनों में यही बात है। फिर रही बात, यदि m की वैल्यू, मैं बात कर रहा हूं अब साइन की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं केवल मान की, गणितीय मान। अगर m की वैल्यू चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब वस्तु क्या होगी, जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा छोटा। और यदि m की वैल्यू इक्वल 1 आ रही है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वस्तु के बराबर, और m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा। ये 5 बातें, यही 5 बातें मैंने दर्पण के लिए आवर्धन पढ़ाई थी, वहां पे बताई थी 1 2 3 4 5, तो इनको आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको दर्पण और लेंस दोनों का रेखीय आवर्धन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको रटाफिकेशन मिलेगा यहाँ पे, नहीं, सिखा रहा हूं मैं आपको, तो सीखने की चेष्टा रखिए, जितनी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप मेरे से नॉलेज लेना चाहे वो ले सकते हैं। कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, उसके लिए मैं स्पेशल सीरीज जो शाम को वीडियो डलेगा मेरा, वो कुछ कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोट्स के लिए चैनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।